आइए सुनते हैं सुरेश सौरभ की लघु कथाएं। पहली लघु कथा का शीर्षक है माँ का सहारा। वह इकलौता बेटा था उस बुढ़िया का। बहुत गरीबी में उसे पढ़ाया लिखाया था। डील डॉल अच्छा था, लिहाजा बहुत कम प्रयासों में ही सेना में वह भर्ती हो गया। एक रोज बुढ़िया के पास खबर आई कि उसका लाल भारत चीन के बॉर्डर पर दुश्मनों के वार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए शहीद हो गया। जब उसकी लाश तिरंगे से लिपटी हुई उसके गांव पहुंची तो जैसे पूरा देश उमड़ पड़ा हो वहां। जिस गरीब लड़के को कोई ज्यादा भाव न देता था, आज उसकी शहादत पर अनगिनत लोग बड़ी श्रद्धा से नतमस्तक थे। बुढ़िया ने जब अपने बेटे का मुंह खोलकर देखा तो एकदम से फूट पड़ी। फिर रोते चिहुकते हुए कातर स्वर में बोली, हे भगवान, तूने ये क्या किया? मेरे बुढ़ापे की एक ही लाठी थी, वह भी तूने छीन ली। तभी आसपास खड़े सैनिकों में से एक वर्दीधारी सैनिक बोला, माई इधर देख, तेरी रक्षा सुरक्षा और देख रेख के लिए अनेक बेटे तेरे लिए खड़े हैं। बुढ़िया ने अपनी गर्दन घुमाते हुए अपने बेटे के शव के आसपास खड़े उन तमाम सैनिकों को रोती आंखों से देखा। अब उसे उन सब सैनिकों की शक्लों में अपने बेटे रोहित की शक्ल नजर आ रही थी। उसने खामोशी से अपनी आंखें मूंद ली और कुछ घड़ी बाद खासे जोर से बोली, भारत माता की जय। और फिर उसके पीछे से भी भारत माता की जय जयकार होने लगी। देखते ही देखते चारों दिशाओं में भारत माता की जय और रोहित अमर रहे के स्वर आकाश को छूने लगे। बुढ़िया के आंसू सूखने लगे और हृदय में देश प्रेम का आत्मीय राग बजने लगा। अगली लघु कथा का शीर्षक है मजदूर। प्रधानाचार्य की बात से जब वह संतुष्ट न हुआ तो वह सीधे प्रबंधक के पास पहुंचा। सामान्य शिष्टाचार के बाद बड़े उदासी भरे लहजे में बोला, साहब जी, 3 माह बीत चुके हैं, धीरे धीरे चौथा माह भी जा रहा है। मान धन न मिलने से परिवार का निर्वाह होना मुश्किल होता जा रहा है। जहां तहां से मांग मूंग के बस काम ही चला रहा हूँ। उसकी पूरी बात सुन प्रबंधक बेहद नरमी से बोले, तुम लोग सब जानते हो कि प्राइवेट कॉलेज में तुम्हारे और कॉलेज के सारे खर्चे सब बच्चों की फीस से ही निकलते हैं। फीस हम लोगों की फंसी पड़ी है, आधी परीक्षाएं बच्चों की बाकी पड़ी हैं। यहाँ हम लोग खुद माइनस में चल रहे हैं। तुम लोगों को क्या दें? धैर्य रखो, हो सकता है सरकार जल्द ही हम लोगों को कॉलेज खोलने के आदेश दे दे। पता नहीं क्या है, 70 दिनों की तालाबंदी के बाद सब कुछ खुल गया, लेकिन पता नहीं ये कॉलेज कब सरकार खुलवाएगी। मैं तो पिछले 15 सालों से आपकी संस्था में सेवा कर रहा हूँ। इतनी बड़ी प्रतिष्ठित आपकी संस्था है, आप कुछ तो करें साहब जी। वह अनुनय करते हुए लरजते शब्दों में बोला, ठीक है, कॉलेज खुलने दो, धैर्य रखो, कुछ न कुछ जरूर आप लोगों के लिए करेंगे। प्रबंधक का आश्वासन पाकर वह थके थके बोझिल कदमों से चला। कॉलेज के गेट के बाहर निकलते ही गेट के पास बड़े बड़े लगे बालू मोरंग गिट्टी के ढेरों को देखा, जिन्हें मजदूर ढो ढोकर कॉलेज की दूसरी मंजिल पर ले जा रहे थे। जहां तीसरी मंजिल का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा था, वह एकाएक ठिठक गया। फावड़े से तसले में मोरंग भर रहे एक मजदूर से बड़ी धीमी आवाज में बोला, साहब जी पैसे वैसे दे रहे हैं भाई, या तालाबंदी का बहाना करके टरका रहे हैं? वह थोड़ा मुस्कुराकर ऐंठ में बोला, और क्या यहाँ सेत में जूझ रहे हैं? जब लाखों करोड़ों बिल्डिंग में फूंक सकते हैं तो हमारी मजदूरी रोक कर क्या करेंगे? मजदूर की ऐंठ में सांप गोई से भरा टका सा जवाब पाकर कई सुइयां उसके पूरे दिमाग में एकदम से चुभने लगी। बड़े दुख और क्षोभ में अपने आप में ही बुदबुदाया, पता नहीं ये कॉलेज कब खुले, पता नहीं पूरा पेमेंट दें या न दें। प्राइवेट टीचर से बेहतर था कि हम भी ऐसे ही मजदूर होते। अगली लघु कथा का शीर्षक है रिक्शे वाला। पत्नी के साथ रिक्शे के नीचे उतरते ही 10 का नोट रिक्शे वाले को पकड़ाया ही था, तभी वह खींच कर बोला, 10? इतने नहीं लूंगा। बताओ कितने लोगे? बताओ बताओ, 20, 30, 50, 100। सारा दिन गर्भवती पत्नी की दवा जांचों में बीत गया। आधा किलोमीटर के इससे ज्यादा और क्या देता। इसलिए मैं भी तेज में बोला, क्यों चलाते हो रिक्शा? अधिकारी बन जाओ, सरकारी बाबू बन जाओ, न चलाना पड़े। जब काम ही ऐसा है तुम्हारा तो कोई क्या करे। पत्नी उतरकर अंदर जा चुकी थी, मैं भी उतरकर उसके पीछे चला। फिर धीरे से वह बोला, 15 ही दे दो। मैंने जेब टटोली। हाय री किस्मत, कुछ भी नहीं था। घर में घुसते ही घर खंगाल रहा था। तभी देहरे पर
गेहूं छाट बीन रही माँ थोड़ा तुनकते हुए बोली, कितनी दूर है? अगर अस्पताल से आए होते तो 20 देते, चौराहे से आए हैं। बड़े आए हैं, 10 नहीं क्या 50 लोगे? अरे जितने पड़ते हैं उतने लो, खाम खा ऐंठे जा रहे हैं। घर में जब कभी 2-4 रुपए जरूरत पड़ जाए तो मिल नहीं सकते, झुंझलाते हुए मैं बड़बड़ाने लगा। तभी हड़बड़ी में बाहर झांक कर देखा तो वह रिक्शा वाला तेजी से जा चुका था। कोई टीस अपने अंदर सालते हुए काफी देर तक मैं छटपटाता रहा। ऐसा लग रहा था वो मुझसे कह रहा है, तुम क्यों नहीं बड़े अधिकारी बन जाते, फिर गरीबों को खूब रुपया पैसा लुटाओ, चिक चिक तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका खामोशी से चले जाना दिल में नश्तर सा चुभ रहा था।